अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को अपनी जीत संभावित दिख रही है। इस संभावना को परिणाम में बदलने की कवायद जारी है। मौसम का तापमान भले कम हो, लेकिन राजनीतिक मिजाज में गर्माहट बरकरार है। विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मना चुकी भाजपा दोगुने उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में उतर रही है। वहीं राहुल गांधी के प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा से कांग्रेस वजूद को बढ़ाने की उम्मीद है। बहरहाल बीजेपी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भर बैठक लेते रहे, विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों से चर्चा की, साथ ही भविष्य की रणनीति को आगे बढ़ाया। इधर लंबे अरसे से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। अब तो प्रदेश की राजनीति में अपनी पारी आगे बढ़ाएंगे। आज दिन भर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हुआ अहम, उसका भी विश्लेषण करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारी में कौन किस पर भारी है ये भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत की जीत के बाद हमारे ऐसे प्रत्याशी जो सफलता जिन्हें नहीं मिल सकी, उन सभी प्रत्याशियों के साथ आज हमारी बैठक थी। सभी कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए सभी कार्यकर्ता होने के नाते आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से अपने अपने विधानसभा में अपनी समीक्षा के साथ कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण से हम पीछे रह गए। और 10 कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो 600, 700, 500, 145 वोटों से भी हमारे कार्यकर्ता कुछ विधानसभाओं में बहुत कम वोटों से पीछे रह गए। तो इसलिए उन सभी कार्यकर्ताओं ने आज इस बैठक के अंतर्गत आगामी योजना के साथ लोकसभा के चुनाव में हम कार्यकर्ता के नाते से सभी जुटेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो चुनाव थे मध्य प्रदेश के वो हो गए। अब केंद्र के चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। उनकी तैयारी के लिए हमारे वरिष्ठ नेता बैठे थे, उनने उसी तैयारी के लिए बात करी है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट बढ़ाएं। पहले मध्य प्रदेश में पूरे के पूरे सांसद हारे थे, एक बचा था, उसको भी कैसे हराएं। वर्तमान में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को पूरे देश में शुरू की थी। मध्य प्रदेश के चुनाव थे, इस वजह से ये 16 दिसंबर से शुरू हुई है, 25 जनवरी तक चलना है। उसके ही संदर्भ में आज बैठक थी और सभी को ये निर्देशित किया गया है कि उस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, लाभार्थियों के साथ संवाद करना है और संगठन के और भी कार्यक्रम हैं जिनके बारे में विस्तार से बातचीत हुई है। देखिए क्या है, चुनाव की अलग अलग विधानसभा की अलग अलग रणनीति होती है, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और समय चूंकि कम था, मैं मानता हूं कि अपनी ही कमी के कारण थोड़ा सा वोटों से पीछे रह गए और कोई दूसरा कारण नहीं। तो लोकसभा की तैयारी कौन किस पर भारी? जी हां, कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर दोनों ही पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। जहां पर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस में भी लगातार रणनीति पर चर्चा की जा रही है। रणनीति एक के बाद एक बनाई जा रही है और इसी पर हम और ज्यादा चर्चा करते हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। मुक्ता जी, जिस तरह से कुछ ही महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन दोनों पार्टियां अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में, भाजपा जीत के बाद उत्साह के साथ रणनीति बना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने जो हार मिली है उसको उस हार से सीख कर वो एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान में कूद रही है। लेकिन दोनों पार्टी है जो लोकसभा तैयारी कर रही है, लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। बीजेपी ने पिछले बार 28 सीटें जीती थी, इस बार 29 की 29 सीटें जीतना चाहती है और कांग्रेस यहां पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखती है। जी बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी। देखिए लगातार हम देख रहे हैं, कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी में लगातार 2 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार अलग अलग हिस्से में बैठकें हो रही हैं। अध्यक्ष की बात करें, विष्णु दत्त शर्मा हैं, बाकी भी सारे पदाधिकारी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भी आए थे बीजेपी के दफ्तर, अभी भी बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। बैठक चल रही है लगातार जो है लोकसभा को लेकर, लोकसभा 2024 को लेकर किस तरह की तैयारी, क्या रणनीति रहेगी, उस पे लगातार जो है बैठकें चल रही हैं। और बीजेपी का जो अभी एम है कि
पिछले लोकसभा में 28 सीट जीती थी 29 में से, लेकिन इस बार उसका मानना है कि 29 की 29 सीट जो है वो बीजेपी के झोली में जाना चाहिए। और आज जो है जो विधानसभा में जो सीट्स बीजेपी हारी थी, जो प्रत्याशी थे, हारे हुए प्रत्याशी, उनके साथ भी चिंतन मनन हुआ कि आखिर क्या कारण रहा जो बीजेपी के उम्मीदवार वहां से हार गए। कई जगह तो उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, तो क्या बातें रही, क्या घोषणाएं वहां तक नहीं पहुंची, क्या बात रही, जनता में क्या मैसेज देने की जरूरत है। तो इस तरह की पूरी बातें हैं और हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी, जैसा बीजेपी अक्सर कहती है कि वो 24/7 चुनाव के ही मोड में रहती है, लेकिन विधानसभा के बाद अब हम देख रहे हैं कि सत्ता, संगठन लगातार जो एक सामंजस्य के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार 2 दिन से बीजेपी के यहाँ कार्यालय पहुंच रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा के लिए और क्या किया जाए, किस तरह की रणनीति बनाई जाए। चलिए भागीरथ जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सिसोदिया जी, चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या बैठकों में क्या निकल के आ रहा है। क्या कहेंगे सिसोदिया जी, इतना मंथन, क्या अमृत निकल के आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति जो है, उस कार्यपद्धति में कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं हुजूम में, यहाँ कार्यालय जो पीछे दिख रहा है और कार्यक्रम जो वहाँ बैठक के अंदर तय हो रहे हैं, ये हमारे संरचना है, ये हमारा मैकेनिज्म है, ये हमारा सिस्टम है, कार्यकर्ता, कार्यालय और कार्यक्रम। तो अब कार्यक्रम तय हो रहे हैं, तो कार्यक्रम तय हो रहा है कि माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये तय करा है कि इस देश के अंदर जो आने वाले समय का लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में मध्य प्रदेश से, भोपाल से 53% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, ये संकल्प लेके हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी, जिसमें जो विधानसभा का चुनाव, वो उम्मीदवार जो किसी कारण से हार गए, उनकी एक बैठक थी। तो वो भी अटल जी की उस पंक्ति के साथ वो बैठक थी कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो निर्भय हो गए हमारे वो उम्मीदवार भी सारे आए थे, आज फिर जीत का मंत्र लेके अपने अपने क्षेत्र में गए हैं। विधानसभा का चुनाव हम हारे हैं, उन स्थानों पे भी लोकसभा का चुनाव कैसे जीतें, इसको लेके हम लोग काम पे लग चुके हैं। कल आज लगातार बैठकों का दौर था। अभी हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के लगातार प्रवास हो रहे हैं और उन प्रवास के बाद में नीचे विधानसभा स्तर तक, लोकसभा स्तर तक हमारे प्रवास तय होंगे, नेताओं के प्रवास तय होंगे, कार्यकर्ताओं के प्रवास तय होंगे। और हमने देखा कि दिल्ली में जो मध्य प्रदेश का मॉडल है, संगठन का जिस तरह से वर्किंग रहा इस विधानसभा में, उसको लेकर काफी तारीफ हुई। अमित शाह जी ने भी तारीफ की, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का मॉडल जो है वो फॉलो होना चाहिए। जिस तरह से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, बूथ लेवल तक मोटिवेट किया, जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश हुई, तो इस पर भी कुछ बात हुई। मध्य प्रदेश के अंदर जिस माइक्रो लेवल तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव को लड़ा है, उस पूरे मैकेनिज्म को हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में वो पूरी रचना तय हुई। संगठन में पर्दे के पीछे हितानंद जी हमारे जो संगठन महामंत्री है, उनकी पूरी संरचना, इस संरचना को, इस मैकेनिज्म को, इस माइक्रो लेवल तक के मैनेजमेंट को हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सराहना करने का काम किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की पीठ थपथपाने का काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी, जो कि संगठन उनके शरीर में रचा बसा है, वे जो है बाल्यकाल से हम देख रहे हैं, विद्यार्थी परिषद प्रचार। अभी लोकसभा के लिए क्या तैयारी है, संगठन लेवल पे क्या नई तैयारी हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे बूथ के ऊपर 15 करनी कार्य किए थे, उन कामों को हम फिर से करेंगे। हम उन करनी कार्यों को करते हुए 51% वोट लक्ष्य के साथ विधानसभा चुनाव में गए थे। तो 51% ये जो वोट के यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है, वोट प्रतिशत को लेकर, और इसी रणनीति के तहत बीजेपी लगातार काम कर रही है और लगातार हम इसी लोकसभा की रणनीति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ हम और जो खबरें हैं जो लोकसभा से जुड़ी हुई, हम उस पर हम चर्चा कर लेते, फिर दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर एक सीट से विधायक चुने जाने के बाद भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्याग पत्र दे दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद से सिद्धांत के अनुरूप फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने 9 वर्ष तक पहले अमित शाह फिर जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में देश की विभिन्न स्थानों पर संगठन को गढ़ने में प्राण से काम किया है।
एक बार फिर से रुक करते हैं मुक्ता जी के पास। मुक्ता जी, देखिए यहाँ पर लगातार लोकसभा की रणनीति को लेकर हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत के चलते यहाँ पर जो कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने राष्ट्र महासचिव से इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है अब मंत्री बने हैं, अब विभाग अभी बंटवारा भी हुआ नहीं है, लेकिन पूरी तरह से फोकस यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर दो जिम्मेदारी रहती तो ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो एक प्रक्रिया कहते हैं तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। बिल्कुल सही भागीरथ जी। देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी को अभी लोकसभा है, उस समय उनको स्पेशल उनके हिसाब से वो काफी कुशल राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, विधानसभा के समय भी और लोकसभा के समय भी। अभी जब लोकसभा है तो उसमें उनको जो है एक स्टार प्रचारक के रूप में भी उनका पार्टी उपयोग करेगी। तो जाहिर तौर पे और जो बात उन्होंने कही है अपने इस्तीफे में कि एक व्यक्ति एक पद, उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है और आगे आने वाला जो लोकसभा है उसमें उनको फोकस करना है, क्योंकि जितने बड़े नेता हैं उनको पूरे की तरह पार्टी चाह रही कि पूरी की तरह उनको यूज किया जाए मध्य प्रदेश में। जैसा मैं आपको कह रही हूँ, बता रही हूँ, जैसा कि यहाँ पे बीजेपी के जितने भी लोगों से बात हो रही है वो लगातार यही कह रही है कि इस बार हमें 29 की 29 सीट जिता के प्रधानमंत्री की झोली में डालनी है मध्य प्रदेश से। तो ये भी एक कारण है। और उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि उनकी योग्यता का इस्तेमाल पार्टी यहाँ पे लोकसभा में मध्य प्रदेश में पूरी तरह करना चाह रही। हमने पहले भी उनको देखा है वेस्ट बंगाल के समय जब वो वहां पे थे और बीजेपी वहां पे चुनाव लड़ रही थी, तो किस तरह से उन्होंने बीजेपी को चार्ज किया था, पूरे वहां पे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया था, मोटिवेट किया था। तो उस समय उनकी जो पूरी रणनीति थी वेस्ट बंगाल में, हालांकि बीजेपी हार गई थी लेकिन उसके सीट्स बढ़े थे, वोट प्रतिशत बढ़ा था, तो उनको वहां पे उनके काम के लिए काफी उनको सराहना भी मिली थी। बिल्कुल, तो बड़ी जिम्मेदारी रही, इसमें कोई शक नहीं है। मुक्ता जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। एक और हम बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी के पराजित विधानसभा प्रत्याशियों की महत्वपूर्ण बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने मार्गदर्शन दिया। विष्णुदत्त शर्मा की हम आपको प्रतिक्रिया सुना देते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने इस बैठक के बाद। आज भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत की जीत के बाद हमारे ऐसे प्रत्याशी जो सफलता जिन्हें नहीं मिल सकी, उन सभी प्रत्याशियों के साथ आज हमारी बैठक थी। सभी कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए सभी कार्यकर्ता होने के नाते आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से अपने अपने विधानसभा में अपनी समीक्षा के साथ कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण से हम पीछे रह गए। और 10 कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो 600, 700, 500, 145 वोटों से भी हमारे कार्यकर्ता कुछ विधानसभाओं में बहुत कम वोटों से पीछे रह गए। तो इसलिए उन सभी कार्यकर्ताओं ने आज इस बैठक के अंतर्गत आगामी योजना के साथ लोकसभा के चुनाव में तो हारे हुए विधानसभा प्रत्याशियों की अहम बैठक हुई है। देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ रणनीति सामने निकल कर आई है। लगातार हमारे साथ बने हुए स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक। मुक्ता जी, जिस तरह से यहां पर हमने देखा है कि जीते हुए प्रत्याशियों की तो बैठक होती है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है और फिर वहां से जो काम है वो आगे बढ़ता है, लेकिन हारे हुए प्रत्याशियों की इस तरह से बैठक करना, एक रणनीति के तौर पर काम करना, किस तरह से यहां पर इस रणनीतियों की यहां पर बीजेपी अमली जामा पहना रही है। हारे हुए प्रत्याशियों, जिसे कहा विष्णुदत्त शर्मा ने, कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जो 500 या 1000 वोटों से हारे हैं, तो क्या कुछ इस बैठक में रणनीति तैयार हुई और कैसे लोकसभा चुनाव में इनसे मदद ली जाएगी। देखिए भागीरथ जी, आपको भी ध्यान होगा जब विधानसभा चुनाव जब डिक्लेयर हुए थे उसके बाद बीजेपी ने सबसे पहले 39 सीट्स के उम्मीदवार घोषित किए थे। वो कौन से 39 सीट्स है विधानसभा में जहां से बीजेपी हारी थी। तो ये जो रणनीति थी ये काम आई थी। इसकी तारीफ भी दिल्ली लेवल पे भी हुई थी कि हाँ, ये एक सफल प्रयोग था कि जहां से बीजेपी हारी थी वहां पे कैंडिडेट्स पहले डिक्लेयर किए गए थे। और बीजेपी की ये हर वक्त ये स्ट्रैटेजी रही है कि अगर वो अपने जीते हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक करती है तो हारे हुए प्रत्याशियों के साथ भी बैठक करती है, जानने की कोशिश करती है कि क्या कारण रहा जो प्रत्याशी हारा। बीजेपी हारी कि प्रत्याशी हारा, एंटी इनकम्बेंसी थी कि भीतर घात था, या घोषणाएं सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंची, या जनता में किस बात को लेकर नाराजगी है ताकि उसको आगे चल के दूर किया जा सके। तो ये बीजेपी के हर वक्त शुरू से स्ट्रैटेजी रही है। तो आज जो
जो हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक थी वो काफी अहम थी और उसमें क्या कुछ निकल के आया जानते हैं सिसोदिया जी से। सिसोदिया जी क्या कहेंगे, जो हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक थी उससे क्या निकल के आया? देखिए, पार्टी जहां जीत की समीक्षा करती है वहां हार का भी बहुत माइक्रो लेवल तक चिंतन करने का काम करती है, वो करना भी चाहिए। हम जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, और रणनीति कहीं ना कहीं बहुत कम मार्जिन से या बहुत कहीं फेल होती है, कहीं हम उस रणनीति में चूक होती है, तो उस चूक के कारणों तक जाना, उसकी समीक्षा करना, उसका चिंतन करना और उसमें वो चूक नहीं, समीक्षा में क्या निकल के आया है, क्या बोला प्रत्याशियों ने, क्या कारण रहे? अलग अलग जगह के अलग अलग कारण रहे, कहीं स्पेसिफिक कोई एक कारण नहीं रहा। कहीं कहीं तो हम 200 वोट से हारे हैं, 150 वोट से हारे हैं, 300 वोट से हारे हैं। वहाँ कहीं कोई समीक्षा इस प्रकार की नहीं है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी थी, कि कोई सोबोटेज था, चूक हुई। कहीं बहुत सी जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मजबूत थे, कद्दावर थे, वो लोग जीत गए, जनता के बीच के थे। वहाँ के लोकल इक्वेशंस बनते हैं, कॉस्ट इक्वेशन बनते हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिन पर सूक्ष्मता से चिंतन हुआ है और लोकसभा में उस चिंतन के आधार पर उन सीटों पे हम अधिक मतों से जीत सके, उसकी मेहनत करेंगे। देखिए भागीरथ जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने मानी है कि जहां पे हार हुए हैं, हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत हुई। कई जगह तो ऐसा भी है कि कांग्रेस सशक्त थी, मजबूत थी, तो कैंडिडेट जो था वो मजबूत था, ये मान रहे हैं बीजेपी वाले। बहुत अच्छी बात है, मान रहे हैं कि कांग्रेस क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, इसलिए हार का लोकसभा चुनाव को लेकर उनको करना क्या पड़ा। जिम्मेदारी तो दी अभी जा रही है? हार के चिंतन से आगे लोकसभा के लिए रणनीति तैयार होगी है। ये अभी बाहर बात आई नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि जब मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ अनऑफिशियल बैठक करा था उन्होंने, तब उन्होंने कहा था कि वो सारे मंत्रियों को लोकसभा वार भी जिम्मेदारी देंगे। तो लोकसभा की भी जिम्मेदारी तय हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक हुई है और इस बैठक में देखना होगा क्या कुछ उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि अब जो अगला टारगेट है वो लोकसभा चुनाव को लेकर। मुक्ता जी, हम दोबारा आपके पास वापस लौटेंगे। तो लोकसभा तैयारी को लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं है, लगातार कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में रैली हो रही है। कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनावों के लिए इस रैली में चुनावी अभियान को लॉन्च करेगी। इस रैली की थीम है तैयार हैं हम, रखी गई है। परंपरागत रूप से नागपुर और विदर्भ कांग्रेस का गढ़ रहा है। आजादी के पहले से ही नागपुर और कांग्रेस का गहरा रिश्ता रहा है। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। असहयोग आंदोलन का निर्णय नागपुर से ही लिया गया था। 1959 में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में इंदिरा गांधी को एआईसीसी अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के वैचारिक संघर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई थी। अगर बीजेपी के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये गृहनगर है। ये वही विधायक हैं। फडणवीस राज्य में बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा है। और सीधे हम इसी कार्यक्रम में आपको लेके चलते हैं, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे जहां पर यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर दिया और एक्सेप्टेंस उनको मिल गई। 1,50,000 युवा मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और 1,50,000 युवाओं को उन्होंने आर्मी में, एयरफोर्स में नहीं आने दिया। देश प्रेम की भावना थी, रो रहे थे, मेरे सामने रो रहे थे। आंसू आ रहे थे, कह रहे थे सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिंदगी खत्म कर दी, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। गांव में हमें झूठे सैनिक कहा जाता है। तो नागपुर में 139वें कांग्रेस के स्थापना दिवस में यहां पर राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को जमकर घेरा और सरकार के जो अग्निवीर हैं और जो तमाम योजनाएं उसको लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं, लगातार हमारे साथ बनी हुई है स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक। मुक्ता जी, जिस तरह से लगातार बीजेपी बैठकें कर रही है, बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, कांग्रेस भी लगातार रणनीति बना रही है। आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है, नागपुर में बड़े स्तर में इसको मनाया जा रहा है और वहां पर राहुल गांधी अभी संबोधित कर रहे थे और बीजेपी सरकार को लगातार घेर रहे थे। हालांकि ये वही मुद्दे
हैं जिन मुद्दे को लेकर लगातार पिछले कुछ सालों से घेरा जा रहा है, जिसमें अग्निवीर है, महंगाई, बेरोजगारी है, लेकिन एक बार फिर मौका बढ़ा था, जगह बढ़ी थी और फिर सरकार को घेरा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी। एक मैसेज देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, नागपुर में जाके रैली करने की। जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के सब मौजूद हैं। देखिए, एक मैसेज, परसेप्शन का खेल होता है। एक मैसेज देने की कोशिश है कि नागपुर जो आरएसएस का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस वहां पे पहुंचती है और वहां से स्थापना दिवस बना रही है और रैली भी कर रही है। चलिए सिसोदिया जी से पूछते हैं, क्या कहेंगे आप इसको? बीजेपी किस रूप में देख रही है? कांग्रेस आपके गढ़ में पहुंच गई है नागपुर में। देखिए, नागपुर अगर वो पहुंचे हैं तो वह कर्मभूमि है जहां से ये सिखाया जाता है कि तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे। ये जो वाक्य है, ध्येय वाक्य, इस वाक्य को लेकर हम सब लोग स्वयं सेवक के माध्यम से काम करते हैं, स्वयं सेवक संघ के माध्यम से भी काम करते हैं। अगर कांग्रेस वहां पहुंची है तो सिर्फ नागपुर पहुंचने से काम नहीं चलेगा। मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को सलाह देता हूं, वो जो प्रमुख नेता वहां एकत्रित हो रहे हैं, वो जरा संघ मुख्यालय पे घूम के आए, वहां दर्शन करके आए, उस माटी को माथे पे लगा के आए और फिर आकर भारत माता की जय बोले। क्योंकि कांग्रेस का जो मूल चरित्र था वो भारत माता जय बोलने का था। वो चरित्र पिछले कुछ सालों से गायब सा हो गया है। अब तो कांग्रेस के अंदर जो भीड़ है वो वंशवाद की भीड़ है, सत्ता प्राप्ति के बाद के भ्रष्टाचारियों की भीड़ है, कई सारे लोग जमानत पर है। ये वो लोग जिन्होंने कांग्रेस की मूल भाव को छोड़कर और सिर्फ सत्ता के माध्यम से लाभ कमाने का काम किया, वंशवाद के माध्यम से अपने वंश को आगे बढ़ाने का काम किया, राजनीति में स्थापित करने का काम किया, वे लोग अगर नागपुर में जा रहे हैं तो हो सकता है कांग्रेस के नेताओं के बुद्धि का, बौद्धिक स्तर का कुछ शोधन हो जाए, कुछ स्वच्छता आ जाए उनमें। नागपुर का पानी पिएंगे जाके तो हो सकता है कुछ भारत माता की, मतलब उनका मन बदल जाएगा, आप कह रहे हैं? देखिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए, मातृभूमि का वैभव अमर रहे, ये बात करना चाहिए। ये जाके बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर एक पार्टी कोई बड़ा एक प्रोग्राम करती है जिसमें जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर स्थापना दिवस मना रही है बड़े पैमाने पर, तो वहां पर कहीं ना इसमें जाहिर है बीजेपी की तरफ से इसमें तंज कसा जाएगा और नसीहत भी दी जाएगी। मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो लोकसभा की तैयारी है, कौन किस पर भारी है, ये तो मुझे लगता है जब लोकसभा के चुनाव सामने आएंगे, जब रिजल्ट आएगा, ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोनों पार्टी यहाँ पर लगातार एक दूसरे पर भारी होने के लिए कोशिश कर रही है, रणनीति बना रही है। हालांकि रणनीति में भी बीजेपी थोड़ी सी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश करेगी किस तरह से यहाँ पर मोदी सरकार के सामने 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला उसमें डट कर मुकाबला करें। और जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी दावा कर रही है कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे लोकसभा चुनाव में, और लगातार इंडिया अलायंस और कांग्रेस उसे रोकने की कोशिश करी। देखना होगा कौन किसमें कामयाब होता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।